DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। बात करेंगे हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक इतिहास पार्ट 4, और ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 5 है, यानी 5वां वीडियो है और संवैधानिक इतिहास का 4था वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को इस सीरीज़ के आप बहुत ध्यान से देखें। ये जो वीडियो होगा आपको IAS, PCS और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी डीप में जाके हमने इन चीज़ों को क्लियरिफाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें सबसे पहले भारतीय इतिहास में संवैधानिक इतिहास की, तो अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि इससे पहले जो महत्वपूर्ण हमारे अधिनियम थे उनकी बात हम कर चुके हैं। तो अगस्त प्रस्ताव एक आया था 1940 में। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, इसके संबंध में प्रश्न बनते हैं। वैसे ये इतिहास का भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन चूंकि हम पॉलिटी को हमें बहुत अच्छे से समझना है, सारे क्रियाकलापों को, तो इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो क्या हुआ था, 1940 में के अंदर जो लॉर्ड लिनलिथगो साहब थे, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना एक अधिकार है और युद्ध की समाप्ति, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसकी समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। अब ये औपनिवेशिक स्वराज क्या होता है? देखिए, उपनिवेश जिसे कहा जाता है जब कोई देश अपने व्यापारिक और दूसरे हितों के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है, जिस तरह से ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, तो उसे कहा जाता है औपनिवेश और औपनिवेशिक। और स्वराज का मतलब भारत के अंदर स्वराज तो होगा, मतलब खुद का उनका शासन तो होगा, भारतीय खुद अपना शासन तो करेंगे, लेकिन ब्रिटेन का उनके ऊपर जो था नेतृत्व, या जिसे हाथ कहा जाए या प्रभुसत्ता कहा जाए, वो ब्रिटेन की बनी रहेगी। तो मतलब उपनिवेश भारत बना रहेगा, लेकिन स्वराज भारत के अंदर आ जाएगा, भारत में भारत के लोग ही राज करेंगे। और इसी को क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव कहा गया। देखिए, ये हो क्यों रहा, ये आखिर में हो इसलिए रहा है क्योंकि जो भारत है उसने मना कर दिया है दूसरे विश्व युद्ध में साथ देने से, और भारतीय जनता का, भारतीय लोगों का दूसरे विश्व युद्ध में साथ जरूर चाहिए, क्योंकि जापान जो है इंडो चाइना तक पहुंच गया है एलाइड फोर्स यानी मित्र सेना को मारते हुए, क्योंकि दो धुरी राष्ट्र हैं और मित्र राष्ट्र हैं। तो मित्र राष्ट्र जो जीतेंगे बाद में इस युद्ध के अंदर, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, ये देश शामिल हैं। तो जापान जो है वो धुरी राष्ट्रों की तरफ है। तो जो धुरी राष्ट्रों ने परेशान कर लिया, इसलिए भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो गया है ब्रिटिशर्स के लिए इस युद्ध के लिए। इसलिए अब ये बाद एक के बाद जब अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर क्रिप्स-सिम्पसन आएगा, फिर कैबिनेट मिशन आएगा, मतलब एक के बाद, क्योंकि भारत 200 साल से इनका गुलाम था, अभी इन्हें ऐसी कोई पहल नहीं की। अभी लगातार ये पहल करते जा रहा है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस तरह से। तो फिर ये क्यों हो रहा है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है कि इसलिए ये हो रहा है। और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब बहुत ज़्यादा भारत में वो अपना अधिकार कायम नहीं रख पाएंगे। तो ये अगस्त प्रस्ताव था। इसके अंदर क्या कहा गया था, औपनिवेशिक स्वराज आप बना लीजिए और एक संविधान सभा बनाइए, तो आप अपना खुद का संविधान बना लीजिए। लेकिन अभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई, औपनिवेशिक स्वराज की बात की जा रही है। कांग्रेस ने इसे पूर्ण स्वराज के लिए मना कर दिया, बोले साहब नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, क्योंकि हम मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था। तो इन दोनों ने इसे असंतोष व्यक्त किया और फिर ये खारिज हो गया, कोई मतलब का नहीं रहा। अब 2 साल बाद 1942 में आता है क्रिप्स-सिम्पसन। देखिए, मार्च 1942 में जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यक्ति है जिनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने भारतीय नेताओं से वार्ता यानी चर्चा करने के लिए इनको भारत भेजा। इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया, इन्होंने प्रस्ताव दिया कि युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब भारत के लिए जो संविधान बनेगा उसमें संविधान सभा बनाई जाएगी और वो निर्वाचित होगी। निर्वाचित मतलब उसमें चुनाव होंगे और जो चुनी गई संविधान सभा है वही भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो मतलब कुल मिला के भारत को संविधान देने के लिए ये लोग राजी हो गए हैं।
फिर यहाँ फिर कहा जा रहा है कि भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। फिर वही बात आ गई जो पिछले अगस्त प्रस्ताव में थी कि भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या उनको अलग संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। यहाँ एक और एक्स्ट्रा बात जुड़ गई जो भारत के लिए बहुत ही बुरी है कि साहब प्रांत जो होंगे वो चाहे तो इसी को स्वीकार कर ले या चाहे तो अपने लिए अलग संविधान के निर्माण की बात कर ले, अपना एक अलग संविधान बना ले। ये किसने कहा? क्रिप्स मिशन ने कहा 1942 में। अब क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बोले क्यों ठुकरा दिया? क्या साहब? क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन उनकी मांग को मंजूर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था भाई देश विभाजित होगा। पाकिस्तान की उन्होंने मांग की थी सांप्रदायिक आधार पर, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे तो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को इसमें डिनाई कर दिया गया। जबकि कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक क्लॉज जुड़ा था, व्यवस्था की गई थी कि जो प्रांत हैं वो चाहें तो सब भारत में शामिल हों या अपना अलग संविधान बना लें। तो इससे भारत के टुकड़े होने की संभावनाओं की द्वार खोल दिए थे। इस कारण क्या कहा गया? इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि ये बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को जोड़ते हुए कहा कि ये ऐसी बैंक का चेक है जो खुद कंगाल हो गई है या टूटते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया। और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब थे ये व्यक्तिगत स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, क्योंकि इन दोनों ने एक ही कॉलेज से साथ में वकालत की थी। तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेफोर्ड क्रिप्स के लिए कहा था कि आप शैतान के वकील बनकर आए हैं, भारत में आप शैतान के वकील बनकर आए हैं। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के लिए। तो ये तो बात हो जाती है क्रिप्स मिशन की। अब बात करते हैं बेबेल योजना की। देखिए क्या हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड बेबेल को भारत का वायसराय बना दिया गया। फिर उन्होंने एक और योजना बना के तैयार की और इस योजना को जाना जाता है बेबेल योजना के नाम से। ये योजना कब तैयार की गई थी? 1945 में। ये MPPSC 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि बेबेल योजना कब बनी थी या बेबेल योजना कब से रिलेटेड सन क्या था? तो 1945 इससे रिलेटेड सन है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया था कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। अब ये नई कार्यकारिणी परिषद क्या है? ये कार्यकारिणी परिषद वही है जो कि अभी तक मंत्री परिषद का काम कर रही है। पिछले विभिन्न जो अधिनियम थे उनमें हमने समझा था कि एक जो वायसराय या जो गवर्नर जनरल होता था उसमें 4-5 लोगों की एक टीम होती थी जो सारे काम को एग्जीक्यूट करने का काम करती थी। ये वही कार्यकारिणी परिषद। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार में एक नई कार्यकारिणी बनाएंगे और इस परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी जो शेष सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे और जो प्रतिरक्षा विभाग जो होगा वो वायसराय के अधीन होगा। इन्हें ये बात कही, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात आ गई कि कार्यकारिणी के अंदर मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, यानी जितने मुस्लिम होंगे जितने हिंदू होंगे उसी संख्या के बराबर मुस्लिम सदस्य भी इस कार्यकारिणी में शामिल होंगे। फिर एक और बात कही इन्होंने कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। देखिए बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, लेकिन पहले विश्व युद्ध में भारत को जो मिला था वो भारतीय जानते थे और इसलिए इन पर विश्वास करने का कोई भी कारण हमारा नहीं बनता था कि हम इन पर विश्वास करें। अभी क्या हो रहा है? फिर बेबेल योजना में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था और उसके जो नेताओं थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके जो सभी गिरफ्तार जो नेता थे उनको रिहा किया जाएगा और शिमला के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सभी दलों को बुलाया जाएगा। शिमला के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब ये बात हो गई। ये किसने प्रस्ताव तैयार किया? लॉर्ड वेवेल ने, और उन्हीं के नाम पर इसको वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ? 25 जून से 14 जुलाई के बीच में 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्य परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब जो कार्यकारिणी बनेगी उस कार्यकारिणी के अंदर जितने भी, क्योंकि हिंदुओं के बराबर मुस्लिम सदस्य होने थे, वो बात तो एक बात चलो ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम सदस्य होने थे उनका चयन केवल मुस्लिम लीग करेगी। इसको कांग्रेस ने मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लीग में ही नहीं थे, अन्य पार्टीज में भी थे, जैसे कि कांग्रेस का तो जो नेतृत्व था वो ही एक मुस्लिम मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कर रहे थे। तो कांग्रेस ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है और इससे ये क्या हो गया? ये सम्मेलन जो असफल हो गया। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, एक के बाद एक मिशन आया जा रहे हैं। अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है
ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद ब्रिटेन के अंदर सर क्लीमेंट एटली साहब के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, उससे पहले जो था विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार थी, और विंस्टन चर्चिल जो थे उनका मत भारत के संबंध में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो अब जो एटली साहब है ये थोड़ी उदारवादी सरकार है, इनका भारत के संबंध में मत थोड़ा ठीक है। इन सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन के समय आए थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। इन 3 जो कैबिनेट के सदस्य थे इनको भारत पहुंचाया और इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। और ये कब आया? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा, और इस मिशन में भारत में एक तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। इसने 3 काम किए। एक तो एक अंतरिम सरकार बनाई तुरंत, संविधान सभा का गठन किस तरह से किया जाए इसकी योजना बताई, और उस योजना को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ये चीज़ें इसने की। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हुई कैबिनेट मिशन के अंदर उनको हम समझें। तो संविधान सभा का गठन जो था प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ना कि मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा भाई तुरंत ही हमें संविधान सभा की गठन करना है। अभी लेटेस्ट में जो प्रांत थे यानी राज्यों के अंदर विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब संविधान सभा का जो गठन आप करो, इन विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी कि जो विधायक है विधानसभा के द्वारा, ये चुन लें अपनी तरफ से अपने मेंबर, और वो जो चुने गए लोग होंगे उनके द्वारा संविधान सभा बना ली जाए। और इसी को कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। फिर से बता दूं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता सीधे वोट नहीं करती, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जनता के द्वारा चुने गए लोग वोट करते हैं, जनता सीधे वोट नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा जो लोग चुने गए हैं, जैसे प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को किसने चुना था? जनता ने, और वो जो विधानसभा के सदस्य हैं वो संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो ये हुई अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। तो एक ये व्यवस्था थी। दूसरी क्या व्यवस्था थी? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि भी विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे, और मान्यता प्राप्त 3 समुदाय थे, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। यानी सामान्य जो समुदाय के प्रतिनिधि थे वो सामान्य लोगों द्वारा, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मुस्लिम लोगों के द्वारा, और सिख समुदाय के प्रतिनिधि सिख लोगों के द्वारा चुने जाने थे। ठीक है, ये हुआ। देसी रियासतें भी क्योंकि भारत में थी, तो देसी रियासत के सदस्यों का चुनाव जो था समझौता समिति एक बनाई जानी थी, जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी। इन प्रांतों में से जो संविधान सभा के लिए सदस्य बनेंगे उन सदस्यों से बनेगी एक समझौता समिति, और उन समझौता समिति बनेगी एक तरफ, और दूसरी तरफ रहेगी देसी रियासतों की ओर से गठित समिति। इनके बीच में फिर पारस्परिक विचार विमर्श होगा, यानी बातचीत होगी, और वो तय करेंगे कि कौन देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। ठीक है, इस प्रकार ये व्यवस्था की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 के टोटल जो सदस्य संख्या होगी 389 निश्चित की गई। इसके अंदर जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 ब्रिटिश प्रांत, उनसे 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य, और देसी रियासतों से 93 सदस्य इसमें शामिल होना थे। इस तरह से जो ब्रिटिश भारत था उससे 296 यानी कि चीफ कमिश्नरी के 4 और 292 ब्रिटिश प्रांतों के यानी ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, और देसी रियासतों से 93 सदस्य इसके अंदर शामिल होना थे। संविधान सभा के अंदर जो महिलाओं की कुल संख्या थी वो 15 थी, जबकि अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो थी 33 थी। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। और इसके अंदर एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं हुई। ये आज नहीं है, ये हैदराबाद है। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके कोई भी जो सदस्य था वो उसका प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी भी शामिल नहीं हुआ अंत तक, बाकी रियासतों से शामिल हो गए थे। अब उसके बाद आता है अंतरिम सरकार का गठन, क्योंकि 1946 में ही जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 2 बातें थी, एक तो संविधान कैसे बनेगा उसकी रूपरेखा बनाना, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। मतलब जब तक चुनाव नहीं हो जाते, संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, एक अंतरिम सरकार बनाई जाती है और वही काम करती है एज अ गवर्नमेंट। तो यह एक अंतरिम सरकार बनाई जानी थी। तो अंतरिम सरकार को 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई गई। इसको 2 सितंबर
1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसकी गठन कर दिया गया। मतलब 24 अगस्त को घोषणा की गई कि एक राष्ट्रीय अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो सरकार बना दी गई। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इसके अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे और इनके सहित कुल 13 सदस्य इसके अंदर शामिल थे, क्योंकि अध्यक्षता वायसराय को ही करनी थी और उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री के तौर पर या मामलों के जो प्रमुख थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अभी क्या हुआ है कि जो मुस्लिम लीग है वो इसके अंदर शामिल नहीं हुई है। 13 सदस्य थे लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया कि बोले साहब हमें तो इसके अंदर शामिल नहीं होना। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई और मुस्लिम लीग शामिल इसलिए हो गई क्योंकि अब वो पाकिस्तान के निर्माण की बात सरकार में रहकर करना चाहते थे। अब इसमें परिषद के 3 सदस्य कौन कौन से थे? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर साफत अहमद खां को मंत्रिमंडल से हटाया गया और उनके स्थान पर 5 प्रतिनिधि लीग के जो 5 प्रतिनिधि थे उनको इसमें शामिल किया गया। उनके नाम हम देखेंगे कौन कौन से, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा स्थान रखे गए और 3 लोगों को हटा दिया गया। इस तरह से 5 लोगों को इसमें जो परिषद थी उसमें शामिल, अंतरिम सरकार जो थी उसके अंदर शामिल किया गया। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अब अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल में, अंतरिम सरकार में, कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले इनके पास थे और राष्ट्रमंडल का काम ये देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। जॉन मथाई जो थे उद्योग आपूर्ति का विभाग था। सी राजगोपालाचारी इनके पास शिक्षा था। CH भाभा कार्य खान और बंदरगाह के जो काम देखते थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करते थे। आसफ अली जो थे रेलवे मंत्री हुआ करते थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री हुआ करते थे। लियाकत अली खां ये लीग से थे, ये वित्त मंत्री थे और भारत का पहला जो बजट था वो इन्हीं ने लियाकत अली खां साहब ने किया था और ये बाद में जाके PM ऑफ पाकिस्तान बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खां और ये वित्त मंत्री भी थे। I चंडीगढ़ जो थे वो वाणिज्य मंत्री थे, ये भी लीग से थे। अब्दुल अरब निस्तार जो थे वो भी लीग से थे, संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी लीग से थे और विधि मंत्री थे। और गजनाफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी लीग से थे। ये 5 लोग लीग से थे और बाकी लोग जो थे कांग्रेस वगैरह और दूसरे जो दल थे उनसे थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये अंतरिम मंत्रिमंडल है। जब भारत आज़ाद हो जाएगा, ये आज़ादी से पहले की बात, जब भारत आज़ाद हो जाएगा और राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भारत के वो संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाएंगे तो इसमें कुछ थोड़े से फेरबदल होंगे। सी राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे तो इसमें कुछ 2-3 फेरबदल होंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। तो उससे अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे कि क्या और फेरबदल हुए। साथ में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज का जो वीडियो होगा हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सीरीज़ कैसी लग रही है। साथ में आप हमारे यहाँ में और वीडियो आपको दिए दे रहा हूँ, इन वीडियोस को ज़रूर देखें। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार इस तरह से और उपयोगी वीडियोस। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।